करीब 40 सालों से तेहरान के दिल में बसा फास्टर स्ट्रीट का वो कंपाउंड सिर्फ कोई सरकारी दफ्तर नहीं था, वो तो एक तरह का किला था, सत्ता का किला। लोग कहते थे कि यही वो जगह है जो इस्लामिक रिपब्लिक की जिद और उसकी जुगाड़ू ताकत का असली प्रतीक है। चारों तरफ ऊंची ऊंची ब्लास्ट वॉल्स खड़ी थी, जैसे किसी ने शहर के बीचों बीच दीवारों का जंगल खड़ा कर दिया। बाहर पहरा दे रहे थे अंसार अल मेहदी प्रोडक्शन यूनिट के वो लोग जिनकी वफादारी पर कोई शक नहीं करता, कट्टर, सख्त और हर वक्त ट्रिगर पर उंगली। और ऊपर से सुरक्षा की एक और लेयर, रूस से आए S-400 मिसाइल सिस्टम। मतलब आसमान भी लगभग लॉकडाउन में था। इसलिए सालों तक दुनिया में ये बात लगभग पक्की मानी जाती रही कि अगर धरती पर कोई एक जगह है जहां सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को कोई छू नहीं सकता, तो वो यही जगह है। यहां तक पहुंचना तो दूर, इसके बारे में सोच लेना भी लोगों को पागलपन लगता था। 2026 की शुरुआत तक मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, बस एक चिंगारी की देर थी। 2025 की 12 डे वॉर खत्म हो गई थी, लेकिन वो कोई असली शांति नहीं थी, बस एक कमजोर सा सीज फायर था, जैसे दो लोग लड़ते लड़ते थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए रुक जाए। उस जंग ने एक चीज साफ कर दी थी कि जो डिप्लोमेसी होती है, जहां मीठी मीठी बातें होती हैं, वो ज्यादातर एक भ्रम होती है। पर्दा उठ चुका था। उधर वॉशिंगटन में भी हवा बदल चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस लौट आए थे और उनके आते ही अमेरिका की नीति भी बदल गई थी। पहले जो स्ट्रेटजी थी कंटेनमेंट, यानी दुश्मन को बस घेर कर कमजोर करते रहो, वो पुरानी पड़ चुकी थी। नई सोच कहीं ज्यादा सीधी और खतरनाक थी, यानी एलिमिनेशन। पेंटागन का जो आदेश मिला वो इतना साफ था कि उसमें किसी तरीके से किसी भी व्याख्या की कोई जरूरत नहीं थी। संदेश बस इतना था कि सर काट दो, जिस्म अपने आप गिर जाएगा। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। उस आदमी को मारोगे कैसे जो कभी फोन ही इस्तेमाल नहीं करता, जो हर रात अलग अलग बंकर में सोता है ताकि कोई उसकी लोकेशन ट्रैक ना कर पाए, और जिसके चारों तरफ सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं है बल्कि लाखों लोगों की वफादारी की दीवार खड़ी है। तो फिर रास्ता क्या था? जवाब थोड़ा डरावना था और थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा भी। ये कहानी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आसमान में बेहद ऊंचाई पर उड़ते स्टेल्थ प्लेटफॉर्म और ईरान की लीडरशिप से हुई एक छोटी सी लेकिन बेहद जानलेवा गलती के खतरनाक मेल की। कभी कभी इतिहास बड़े हथियारों से नहीं बदलता, बस एक गलत कदम काफी होता है उसे बदलने को। 28 फरवरी की कहानी दरअसल उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। काफी दूर अमेरिका के वर्जीनिया के लैंगली में, जहां सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का मुख्यालय है, एक ऐसा कमरा जहां कोई खिड़की नहीं, कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। वहीं बैठकर एक टीम पिछले 18 महीनों से एक ही काम कर रही थी। उस मिशन का कोड नेम था शैडो वॉच। उसका काम सीधा था, लेकिन तरीका बेहद जटिल। तेहरान से आने वाला हर डेटा, सैटेलाइट तस्वीरें, ट्रैफिक कैमरों की फुटेज, सिक्योरिटी पैटर्न, नेताओं की मूवमेंट, सब कुछ एक AI मॉडल में डाला जा रहा था। दिन रात मशीन को बस यही सिखाया जा रहा था कि तेहरान कैसे सांस लेता है। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वो खामनेई का चेहरा ढूंढ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था वो आदमी इतनी आसानी से कैमरे पे आएगा ही नहीं। ना फोन, ना डिजिटल ट्रेस, ना कोई सीधा सिग्नल। इसलिए उनका टारगेट कुछ और था। इंटेलिजेंस की भाषा में उसे कहते हैं स्टैटिक, मतलब वो हल्की सी गड़बड़ी। रूटीन में आया एक छोटा सा बदलाव, गार्ड की ड्यूटी का टाइम थोड़ा खिसकना, किसी गाड़ी का रोड से अलग जगह पार्क होना, या किसी कंपाउंड में अचानक बड़ी हलचल। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बनाती हैं पैटर्न ऑफ लाइफ। और महीनों की निगरानी के बाद एजेंसियों ने तेहरान के नेतृत्व की रोजमर्रा की गतिविधियों का पूरा नक्शा तैयार कर लिया था। और इंटेलिजेंस की दुनिया में असली शिकार अक्सर चेहरा नहीं होता, पैटर्न्स होते हैं। क्योंकि जब पैटर्न टूटता है तो समझ लो इतिहास बदलने वाला है। मामला इतना सीधा भी नहीं था, लेकिन पूरी तरीके से नामुमकिन भी नहीं। जब जब सुप्रीम लीडर कहीं मूव करते थे, तेहरान का डिजिटल माहौल थोड़ा सा बदल जाता था। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखता, लेकिन डेटा में हल्की सी हलचल पकड़ में आती थी। CIA के एनालिस्टों ने एक अजीब चीज नोटिस की। तेहरान के कुछ खास इलाकों में लोकल सेल टावरों का सिग्नल टू नॉइज जो रेशियो होता है, वो ठीक 4% बदल जाता था। पहले तो ये बस एक छोटी सी टेक्निकल गड़बड़ी लगी, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा तब होता है जब IRGC के मोबाइल जैमिंग यूनिट्स उस इलाके से गुजरते हैं। मतलब जब भी काफिला निकलता, उसके साथ चलने वाले जैमर आसपास के मोबाइल सिग्नल्स को थोड़ा सा बिगाड़ देते थे, और यही छोटी सी गड़बड़ी इंटेलिजेंस वालों के लिए ब्रेक बॉन्ड बनी। लेकिन असली गेम यहीं खत्म नहीं होता।
2025 तक अमेरिकियों ने एक और टेक्नोलॉजी को लगभग परफेक्ट कर लिया था, एकॉस्टिक सिग्नेचर मैपिंग। ऊपर आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले जो हेल ड्रोन होते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन, शहर की आवाजें सुन रहे थे, इंजन की कंपन, सड़कों की गूंज, गाड़ियों की धड़कन, क्योंकि हर गाड़ी, सच में हर गाड़ी अपनी एक अलग धड़कन रखती है, यानी अलग आवाज रखती है। खामनेई के इनर सर्कल में जो आर्म्ड मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड लेमोजीन चलती थी, उनका इंजन भी एक खास तरह के साउंड पैदा करता था। एक अलग डेटा और AI एनालिसिस के बाद अमेरिकियों ने वो आवाज पहचान ली। सीधी भाषा में समझें, उन्होंने खामनेई की वो धड़कन पकड़ ली थी। जनवरी 2026 में खेल अचानक और दिलचस्प हो गया। CIA को एक गोल्ड लेवल की टिप मिली, और वो भी ईरान के मिलिट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर बैठे एक गहरे स्रोत से। इंटेलिजेंस की दुनिया में गोल्ड लेवल का मतलब होता है ऐसी जानकारी जिस पर एजेंसियां लगभग आंख मूंद करके भरोसा करती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस टिप में कोई लोकेशन नहीं थी, बस एक तारीख थी, शनिवार 28 फरवरी। बिल्कुल आखिर तक सुनना, समझ आ जाएगा कि खामनेई को मारने के पीछे कितने दिमाग काम कर रहे थे। वाशिंगटन में पता चला कि उस दिन एक बेहद गुप्त मीटिंग होने वाली है, जिसे अंदर खाने टोटल काउंसलिंग कहा जाता है। और यही वो बात थी जिसने वाशिंगटन में बैठे लोगों की धड़कनें तेज कर दी, क्योंकि कई सालों में पहली बार ऐसा होने वाला था कि ईरान की सत्ता के 4 सबसे बड़े चेहरे एक ही कमरे में बैठने वाले थे। सुप्रीम लीडर, IRGC का चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख। मतलब सत्ता का पूरा कोर सर्कल एक ही जगह पे है। इंटेलिजेंस की भाषा में इसे कहते हैं अ वंस इन अ जनरेशन टारगेट, यानी ऐसा मौका जो शायद पूरी पीढ़ी में सिर्फ एक बार मिलता हो। ईरानियों को भरोसा था कि उन्होंने इस मीटिंग के लिए सबसे सुरक्षित समय चुना है, शनिवार की सुबह। तेहरान में एक व्यस्त कामकाजी दिन होता है उस दिन। सड़कें भरी रहती हैं, ऑफिस खुले होते हैं, बाजार चालू रहते हैं, शहर धड़क रहा होता है। उनका हिसाब बड़ा सीधा था, अगर अमेरिका हमला करता भी है तो उसे सबसे पहले एक चीज का डर सताएगा। वो क्या है? कोलैटरल डैमेज, यानी हमला तो किसी एक टारगेट पर होगा, लेकिन आसपास के आम लोग और इमारतें भी उसकी चपेट में आ सकती हैं। और तेहरान जैसे घनी आबादी वाले इलाके में स्ट्राइक करना है, उसका मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय हंगामा, मीडिया का तूफान और नैतिक सवालों की आंधी, यानी लोग पूछने लगेंगे सवाल। ईरानी नेतृत्व को ये लगा कि यही उनका अल्टीमेट इंश्योरेंस है, जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी ज्यादा सुरक्षा होगी। लेकिन उनकी ये पूरी गणित 20वीं सदी की सोच पर टिकी थी। उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि 21वीं सदी की जंग में हथियार पहले जैसे नहीं रहे। आज की लड़ाई में प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, यानी कि स्मार्ट हथियार, स्मार्ट एम्यूनिशन ऐसे बनाए जाते हैं जो GPS, लेजर और सेंसर की मदद से बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। मतलब अब पूरा शहर उड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी सिर्फ एक बिल्डिंग, कभी कभी सिर्फ एक कमरा, कभी कभी तो सिर्फ एक आदमी। ये सब तो चल रहा था, लेकिन उधर ट्रंप क्या कर रहे थे वो भी हम बात करेंगे, सुनते रहना। फोटो में एक नदी के ऊपर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर सिचुएशन रूम में दाखिल हुए। कमरे की लाइटें मंद थीं, लेकिन दीवारों पर लगे बड़े बड़े मॉनिटरों पर पूरी दुनिया चमक रही थी। उन स्क्रीन्स पर लाइव फीड आ रही थी, ऐसे ड्रोन से जो तेहरान के आसमान में करीब 60,000 फीट की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे थे। इतनी ऊंचाई कि नीचे खड़े किसी इंसान की आंख उन्हें देख भी नहीं सकती। ये कोई आम कैमरे नहीं थे। ड्रोन पर लगा था गोरगांव स्टेयर, एक ऐसा सिस्टम जिसे अमेरिकी एयरफोर्स मजाक में जादुई आंख कहती थी। इनमें कई कैमरों का नेटवर्क होता है जो एक साथ पूरे इलाके की हलचल रिकॉर्ड कर सकता है। गाड़ियां, सड़कें, मूवमेंट, हर कुछ, सब कुछ। टेबल के सिरहाने खड़े थे जनरल डैन सियान, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन। कमरे में मौजूद हर शख्स जानता था कि इस आदमी को मानवीय भावनाएं जरा भी डिगा नहीं सकती थी। वो पहले F-16 फाइटर जेट उड़ा चुके थे, हवा में लड़ाई लड़ने वाला पायलट, और शायद इसी वजह से उनके लिए जंग कोई मुश्किल चीज नहीं थी। वो बस उस मैथ्स के सवाल जैसी थी जिसे सही फॉर्मूला लगाकर हल करना था। उनके बिल्कुल बगल में खड़े थे एडमिरल ब्रैड कूपर, जो सेंटकॉम यानी अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ थे। पिछले 10 साल से वो लगभग एक ही चीज पढ़ते समझते आए थे, पर्शियन गल्फ की सुरक्षा, उसके डिफेंस सिस्टम और उसकी कमजोरियां। सीधी भाषा में कहें तो अगर दुनिया में कोई 2 लोग थे जो इस ऑपरेशन को शतरंज की चालों की तरह देख रहे थे तो वो यही 2 लोग थे। टेबल पर नक्शे खुले थे, स्क्रीन पर तेहरान घूम रहा था, और कमरे में मौजूद हर किसी को एहसास था कि अगला फैसला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि इतिहास का मोड़ बनने जा रहा था।
कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छाया रहा। तभी जनरल डैन सियान ने अपनी फाइल बंद की और सीधे राष्ट्रपति की तरफ देखा। मिस्टर प्रेसिडेंट, उन्होंने कहना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन कमरे की खामोशी में वो आवाज साफ साफ गूंज रही थी। हमारे पास 92% कॉन्फिडेंट इंटरवल है, यानी लगभग पूरा यकीन टारगेट लोकल टाइम सुबह 9 बजे पास्टर स्ट्रीट वाले कंपाउंड पर पहुंचेगा। उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहां तेहरान का वही इलाका जूम होकर दिख रहा था। और वो अकेला नहीं होगा, केन आगे बोले। उनके साथ पूरा मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर होगा, टॉप जनरल, सुरक्षा परिषद के लोग, पूरा पावर सर्कल। और उन्होंने एक पल के लिए रुककर सीधा वाक्य बोला, अगर हम इस स्ट्राइक को हिट कर देते हैं तो हम सिर्फ एक नेता को नहीं मारेंगे। कमरे में बैठे सब लोग चुप हो गए और सुनने लगे। केन ने आखिरी लाइन कही, हम इस पूरे रिजीम के दिमाग को डिलीट कर दें। राष्ट्रपति कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिके और स्क्रीन से नजर हटाए बिना पूछा उन्होंने, और कोलेट्रल मतलब आसपास के लोग, नुकसान कितना होगा? टेबल के उस पार खड़े जनरल डैन सियान ने बिल्कुल पलक झपकाए बिना जवाब दिया, सर, जो म्यूनिशन इस्तेमाल होंगे वो लो यील्ड काइनेटिक है। हम कोई पूरा इलाका उड़ाने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहां टारगेट बिल्डिंग की थर्मल इमेज चमक रही थी। हम ब्लॉक्स नहीं गिरा रहे हैं, हम बस एक छेद कर रहे हैं। कमरे में फिर कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। राष्ट्रपति ने मॉनिटर की तरफ नजरें दौड़ाई। स्क्रीन पर एक थर्मल शैडो था, उस आदमी की परछाई जिसने दशकों तक पश्चिमी दुनिया को खुली चुनौती दी थी। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे से सर हिलाया और सिर्फ 2 शब्द कहे, डू इट। और उसके तुरंत बाद आदेश आया, लॉन्च एपिक फ्यूरी। अब यहां तो तैयारी हो गई थी। आगे अभी हम वो जानेंगे कि तेहरान में क्या कुछ चल रहा था। अंजाम से पहले की रात कैसी थी, सुनते रहना बस। जब तेहरान अभी गहरी नींद में था, उसी वक्त मौत की मशीनरी चुपचाप चल चुकी थी। सुबह 4 बजे तेहरान टाइम के अनुसार दूर नेगेव डेजर्ट में एक एयरबेस की रनवे लाइटें जल गई। कुछ ही सेकंड बाद 4 स्टेल्थ फाइटर जेट अंधेरे आसमान में उठे। ये थे F-35I अदीर। अदीर हिब्रू भाषा में इसका मतलब होता है माइटी वन, यानी ताकतवर। ये वही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर्स हैं जिन्हें इजराइल ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। खास इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर सिस्टम, अपने हथियार और अपना खुद का सॉफ्टवेयर डालकर। लेकिन उस रात उनका मिशन अलग था। इस फ्लाइट का कोड था शैडो फाइट। उनका काम बम गिराना नहीं था, उनका काम था आखिरी पल में टारगेट को लॉक करना, लेजर गाइडेंस देना और रास्ते में आने वाले रडार या डिफेंस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अंधा कर देना। चारों जेट रनवे से उठे और तुरंत नीचे झुककर, बहुत नीचे, वो इतनी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे कि उनके नीचे सिर्फ रेगिस्तान की रेत भागती दिखाई दे रही थी। उन्होंने जॉर्डन और इराक के रेगिस्तान को ऐसे पार किया जिससे कोई साया जमीन पर फिसल रहा। कारण साफ था, रडार की भी एक सीमा होती है जिसे कहते हैं रडार होराइजन। अगर आप बहुत नीचे उड़ेंगे तो रडार आपको देख ही नहीं पाते। इसलिए वो आसमान में नहीं बल्कि जमीन को छूते हुए उड़ रहे थे। कोई सायरन नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस 4 साये जो धीरे धीरे तेहरान की तरफ बढ़ रहे थे। उधर ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में भी एक और चाल चल दी गई थी। हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद डिएगो ग्रेसिया के गुप्त एयरबेस से चुपचाप आसमान में उठे 2 B-21 रडार स्टेल्थ बॉम्बर्स। ये अमेरिका के सबसे नए और सबसे सीक्रेट हथियारों में गिने जाते हैं। ऐसे बॉम्बर जो रडार के लिए लगभग भूत जैसे होते हैं, दिखते ही नहीं। इनका मिशन साफ था। इनमें लोड था GBU-72, एक विशाल 5000 पाउंड का एडवांस्ड 5K बंकर बस्टर बम। ये कोई साधारण बम नहीं था। इसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो जमीन से अंदर घुसकर ग्रेनाइट और रीइंफोर्स कंक्रीट जैसे बेहद मजबूत ढांचों को भी तोड़ सके। वैसे ही बंकर और कमांड सेंटर जैसे ईरान ने सालों में बनाए थे। मतलब ये बम पहले जमीन को चीरता है, फिर अंदर जाकर फटता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई जगह सच में किला बनाकर बनाई गई हो तो उसे तोड़ने के लिए GBU-72 जैसे हथियार बनाए जाते हैं। और अब 2 B-21 राइडर उसी हथियार के साथ अंधेरे में आसमान की ओर बढ़ने लगे थे। कोई आवाज नहीं, कोई रडार सिग्नल नहीं, बस एक खामोश उड़ान जो सीधे इतिहास की तरफ जा रही थी। यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है। ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, सुनते रहो, अभी देखो क्या क्या होता है। अब जाल पूरी तरह बिछ चुका था। तेहरान की सड़कों पर उस वक्त रोज की तरह ट्रैफिक चल रहा था। लोग ऑफिस जा रहे थे, दुकानों की शटरें खुल रही थी और उसी भीड़ के बीच से धीरे धीरे गुजर रहा था सुप्रीम लीडर का काफिला। बीच में चल रही थी एक काली आर्मर्ड मर्सिडीज
उसकी पिछली सीट पर बैठे थे अयतुल्लाह अली खामेनी। हाथ में उनकी तस्बीह थी, प्रेयर बीट्स, जिसे वो उंगलियों के बीच धीरे धीरे घुमा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि सब कुछ कंट्रोल में है। सलाहकारों ने उन्हें बताया था कि अमेरिका इस वक्त ओमान में चल रही कूटनीतिक बातचीत में उलझा हुआ है। मतलब अगर कोई टकराव होना भी है तो अभी नहीं होगा। उनके हिसाब से वक्त अभी उनके साथ था। सुबह 8:55 काफिला पॉस्टर स्ट्रीट वाले कंपाउंड के गेट के अंदर दाखिल हो गया। गाड़ी से उतरते ही उनका स्वागत किया दो बेहद ताकतवर चेहरों ने। जनरल मोहम्मद पाकपुर, IRGC के सख्त और आक्रामक कमांडर, और एडमिरल अली शामखानी, जो ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के सबसे अहम दिमागों में एक होते हैं। तीनों ने औपचारिक अभिवादन किया और फिर सीधे कंपाउंड के अंदर बने एक हाई सिक्योरिटी विला की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आम इमारत नहीं थी। इसकी दीवारें 6 मीटर मोटे स्मार्ट कंक्रीट से बनी थी। ऐसा कंक्रीट जो धमाकों और शॉकवेव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब ये था कि ईरान के नेताओं को पूरा भरोसा था कि अगर दुनिया में वो कहीं सुरक्षित हैं तो यही है। 9:40 हमले की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी खामोशी से। 9:35 पे अमेरिका के स्पेस कमांड ने एक ऑपरेशन एक्टिव किया। कोड नाम था प्रोजेक्ट इकरस। तेहरान के ठीक ऊपर मौजूद एक सैटेलाइट से लोकलाइज्ड EMP यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ट्रिगर किया गया। ये कोई ऐसा झटका नहीं था जो पूरे शहर की बिजली उड़ा दे, नहीं, इसका काम बहुत सटीक था। बस S-400 एयर डिफेंस के रडार को कुछ सेकंड के लिए अंधा करना था, और वो भी ठीक 180 सेकंड के लिए, न ज्यादा न कम, बस 3 मिनट। लेकिन युद्ध की भाषा में 3 मिनट बहुत होते हैं। उसी छोटे से विंडो में स्टेल्थ बॉम्बर चुपचाप अपनी रिलीज पोजीशन में आ गए। आसमान में सब कुछ अभी भी शांत दिख रहा था, लेकिन खेल शुरू हो चुका था। फिर आया अगला पल। तेहरान के आसमान से अचानक नीचे गिरे पहले ब्लू स्पैरो मिसाइल्स, जो F-35 जेट से लॉन्च हुए थे। लेकिन ये आम मिसाइल नहीं थे। इन्हें कहते हैं काइनेटिक हार्पून्स। इनमें कोई बड़ा विस्फोट नहीं होता। इनका काम बस एक ही चीज है, रफ्तार। ये इतनी तेज गति से टकराते हैं कि कंक्रीट खुद ब खुद चूर चूर हो जाता है, और यही हुआ भी। कंपाउंड के चारों तरफ बने गार्ड टावर्स एक एक करके टूटने लगे। दीवारों पर बैठे स्नाइपर और रडार ऑपरेटर समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है, और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। अभी भी शहर में कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ था, बस खामोशी थोड़ी और गहरी हो गई थी। फिर आया वो पल जिसे ऑपरेशन प्लान में कहा गया था द मेन इवेंट, और यही हुआ था सारा खेल। आसमान में लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे B-21 जो बॉम्बर्स थे, आखिरकार अपना उन्होंने खेल कर दिया, और वहां से नीचे गिरने लगे 5,000 पाउंड के 30 बंकर बस्टर, वो भी एक साथ। ये बम बस गिर नहीं रहे थे, उन्हें GPS और अंदर लगे AI सिस्टम द्वारा गाइडेड थे। वो हवा में गिरते हुए उनके छोटे छोटे फिन्स अपने अलग अलग एंगल बदल रहे थे, ताकि सब के सब ठीक उसी 1 स्क्वायर मीटर की छत पर जाकर गिरे। मतलब 30 बम एक ही जगह। नीचे पॉस्टर स्ट्रीट कंपाउंड अभी भी लगभग शांत था। उधर विला के अंदर बताया जाता है कि अयतुल्लाह अली खामेनी उस वक्त एक खिड़की के पास खड़े थे और आंगन की तरफ देख रहे थे। शायद उसी पल उनकी नजर बाहर गई होगी, जहां दूर गार्ड टावर के गिरने की पहली चमक उन्हें दिखाई दी, और शायद उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ होगा कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर उन्हें समझ भी आ गया होगा तो भी उनके पास 3 से 4 सेकंड से ज्यादा समय नहीं था। सबसे पहला बंकर बस्टर जो बम था वो छत से टकराया, करीब मैक 3 की रफ्तार से, यानी आवाज की गति से भी 3 गुना तेज। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 मीटर मोटा कंक्रीट भी उसके सामने ऐसे टूटा जैसे गीला गत्ता हो। बम सीधा अंदर घुस गया। उसके ठीक पीछे दूसरा उसी छेद में घुसा, और फिर तीसरा, और फिर चौथा। ऊपर से गिरते बम ऐसे लाइन में आ रहे थे जैसे किसी ने एक ही बिंदु पर हथौड़ा बार बार मारना शुरू कर दिया। नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर में शायद लोगों को अब तक समझ आ चुका था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक 10वां बम फटा तब तक वो पूरा भूमिगत ढांचा, जिसे सालों से अजय बंकर कहा जाता था, एक भयानक प्रेशर कुकर बन चुका था। अंदर आग, झटके और टूटती चट्टानों का ऐसा मलबा बना कि कुछ ही सेकंड में कंक्रीट, स्टील और पत्थर सब पिसकर धूल हो गए। जो जगह दुनिया को एक अभेद्य किला लगती थी, वो पल भर में आग और चूर चूर पत्थरों की भट्टी बन चुकी थी। धमाके की शॉकवेव इतनी ताकतवर थी कि करीब 3 मील के दायरे में जो खिड़कियों के शीशे थे वो तक चटक गए। पास ही मौजूद तेहरान का ग्रैंड बाजार, जहां उस वक्त सैकड़ों लोग खरीदारी कर रहे थे,
अचानक धरती ऐसी हिली कि कई लोग वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। शहर के बीचों बीच आसमान की तरफ सफेद और धूसर धूल का एक विशाल गुबार उठ गया, इतना बड़ा कि दूर पहाड़ियों की तलहटी से भी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन हमला यहीं खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड बाद सेकेंडरी टारगेट पर भी वॉर हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाली इमारत पर 4 AGM-158 मिसाइल आकर वहां गिरी, तेज, सटीक और बिना किसी चेतावनी के। उस वक्त अंदर क्या हो रहा था? अंदर IRGC की लीडरशिप एक ब्रीफिंग के बीच में थी। नक्शे खुले थे, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रहा था। बताया जाता है कि डिफेंस मिनिस्टर नसीर ज़ेदा और जनरल मोहम्मद पाकपुर अभी अपनी कुर्सियों से उठ ही नहीं पाए थे कि उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। हमला इतना अचानक था और इतना सटीक था कि कमरे में बैठे लोगों को प्रतिक्रिया देने तक का मौका नहीं मिला। अब तक तेहरान के रडार फिर से होश में आ चुके थे और उसी वक्त आसमान में अचानक दिखाई दिए इजरायली F-35 अदीर। अब वो छुप नहीं रहे थे, बल्कि जानबूझकर शहर के ऊपर लो पास लेते हुए गुजरे, जैसे अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे हैं। फिर उनमें से एक जेट ने धुएं के उस बड़े बादल के ऊपर तेज विक्ट्री रोल किया, आसमान में पूरा चक्कर लगाते हुए। नीचे शहर अभी भी धूल और सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुछ सेकंड बाद चारों जेट मुड़े और पश्चिम की तरफ उड़ते हुए तेहरान से दूर चले गए। मिशन खत्म हो चुका था और दुनिया ने कुछ ऐसा देखा था जिसे पहले लगभग नामुमकिन माना जाता था। एक संप्रभु देश की पूरी शीर्ष नेतृत्व संरचना को 10 मिनट से भी कम समय में खत्म कर दिया गया था। इतनी तेज, इतनी सटीक और इतनी खामोश कार्रवाई कि जब तक शहर को समझ आया कि हुआ क्या है, तब तक सब कुछ बदल चुका था। अगले 4 घंटे तक ईरान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे देश की नब्ज ही रोक ली थी। सरकारी टीवी ने अपना सारा नियमित कार्यक्रम तुरंत बंद कर दिया था। स्क्रीन पर बस ईरान का झंडा स्थिर तस्वीर की तरह दिख रहा था और पीछे लगातार कुरान की आयतों का पाठ चल रहा था। किसी एंकर की आवाज नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस झंडा और आयतें। उधर तेहरान की सड़कों पर अंसार अल मेहदी के गार्ड्स पूरी तरह बिखर चुके थे। कुछ जवान सदमे और गुस्से में अपनी राइफलें आसमान की तरफ दाग रहे थे, जैसे शोक मना रहे हैं। और कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप अपनी पोस्ट छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अब सबको एक बात समझ आ चुकी थी कि जिस सुरक्षा घेरा को सालों से आयरन सर्कल कहा जाता था, वो आखिरकार टूट चुका था। लेकिन उधर वॉशिंगटन DC में माहौल बिल्कुल अलग था। ऑपरेशन के कमांड सेंटर में बैठे जनरल डैन सियान को एक सिक्योर लाइन पर कॉल आया। दूसरी तरफ थे इजरायली एयरफोर्स के कमांडर। लाइन पर बस एक छोटा सा संदेश दिया गया, टारगेट कंफर्म्ड, न्यूट्रलाइज्ड। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने दूसरी लाइन जोड़ी, द रेजीम इज इन फ्री फॉल। मतलब साफ था, दुनिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली सत्ता संरचनाओं में से एक कुछ ही मिनटों में सिर कटे शरीर की तरह डगमगा चुकी थी। फॉस्टर स्ट्रीट के उस धुएं से भरे गड्ढे से ऊपर, जहां कुछ देर पहले सत्ता का सबसे सुरक्षित किला खड़ा था, धूल अभी भी हवा में तैर रही थी। टूटी हुई कंक्रीट, मुड़ी हुई स्टील की छड़ें और राख से भरा हुआ एक विशाल क्रेटर, यही अब उस जगह की पहचान है जहां कभी ईरान की सत्ता का दिल धड़कता था। तेहरान के ऊपर सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। शहर वैसा ही दिखता है, वही सड़कें, वही इमारतें, वही पहाड़ दूर क्षितिज पर। लेकिन सच ये है कि तेहरान अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जिस सुरक्षा घेरे को सालों तक आयरन सर्कल कहा गया, वो अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है। हवा का एक तेज झोंका उठता है और उस विला की धूल, जहां कभी सुप्रीम लीडर बैठते थे, खाली सड़कों पर फैल जाती है। वो धूल सिर्फ एक इमारत की नहीं है, वो उस अजय सत्ता की याद है जो खुद को हमेशा के लिए स्थायी समझती थी। लेकिन इतिहास कभी कभी बहुत अजीब सबक देता है कि ताकत चाहे कितनी भी पूर्ण क्यों ना लगे, उसे मिटाने के लिए कभी कभी बस एक सही समय पर लिया गया 1 सेकंड का फैसला ही काफी होता है। अली खामेनी की हत्या सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, वो दरअसल 1979 की इस्लामिक क्रांति के पूरे दौर के खत्म होने का संकेत थी। करीब 4 दशक तक वही उस व्यवस्था का चेहरा रहे थे, एक ऐसा चेहरा जो ईरान की राजनीति, सेना और विचारधारा तीनों पर छाया हुआ था। लेकिन जिस सुबह वो मारे गए, उसी सुबह उस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा मिथक टूट गया, अजय होने का मिथक। हमले के बाद के दिनों में उनके बेटे मुज्तबा खामेनी ने जल्दी सत्ता संभालने की कोशिश की। अंदर खाने बैठकों का दौर चला, वफादार जनरलों और धार्मिक नेताओं को साथ रखने की कोशिश हुई। लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि एक बात सबने अपनी आंखों के सामने देख ली थी कि जिस सुरक्षा घेरे को सालों से आयरन सर्कल कहा जाता था,
वो सिर्फ एक सुबह में टूट गया, बिखर गया। आईआरजीसी जो इस पूरी व्यवस्था की असली ताकत मानी जाती थी, उसके अंदर भी हल्की हल्की दरारें दिखने लगी। जिन जनरलों ने अपने नेताओं को एक ही सुबह में गायब होते देखा था, उनके लिए भी एक झटका था। कुछ लोग पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए और कुछ हमेशा के लिए चुप।